प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका सेकंड पेपर है, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति। तो इस पेपर के चैप्टर 6 आप देख पा रहे हैं, यूरोप का पुनर्गठन। इस पर हम चर्चा आरंभ करेंगे। देखिए, 5 चैप्टर पर हमने डिटेल से डिस्कशन कर लिया है। आशा है आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे और अपनी तैयारी आप बखूबी कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, ये जो छठा जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट, और यहाँ विशेष रूप से जो यूरोपीय जो संघ है, जो यूरोप के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पूरा जो यूरोपीय जो देशों का जो पूरे यूरोप का जो पुनर्गठन हुआ, उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आज जो इस चैप्टर में हम बात करेंगे, सबसे पहले एक तो जो यूरोपीय संघ, यूरोप के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, उसका एक परिचय हम देखेंगे। उसके बारे में जानकारी हम पूरी देखेंगे, क्योंकि इसको लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूरोपीय संघ की जो बेसिक पृष्ठभूमि में वो हम देखेंगे, और फिर उसके बाद यूरोपीय संघ का जो पूरा इतिहास है, मतलब किस किस तरीके से यूरोपीय संघ बना, ठीक है, तो उसकी पूरी जो हिस्ट्री है वो भी हम पूरा देखेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करें हम। लेकिन जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सारी वीडियो वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं। अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है, तो वो प्ले लिस्ट में आप चले जाएं। इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले एक देखते हैं हम यूरोपीय संघ का संक्षिप्त परिचय। विद्यार्थियों, सामने स्लाइड में कुछ पॉइंट या कुछ बातें दी हुई है, इनके माध्यम से हम पूरे यूरोपीय संघ की परिचय को देखेंगे। वैसे आपने संक्षिप्त जानकारी कक्षा 12 में भी पढ़ी है यूरोपीय संघ की, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें। देखिए, इतना तो आप जानते ही हैं शुरुआत में कि जो यूरोपीय संघ है वो, जैसे आपको पता है कि एक जैसे सार्क है, आसियान है, ये जिस प्रकार एक क्षेत्रीय संगठन है, उसी प्रकार यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। अब आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक यह राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, ठीक है। कोई सैनिक संगठन नहीं है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है विशेष रूप से ये, क्योंकि सैनिक जो संगठन है वो एक तो क्षेत्रीय संगठन होते हैं, और एक सैनिक संगठन होता है, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, ये सैनिक संगठन थे। लेकिन ये यूरोपीय संघ जो है वो आसियान और सार्क की तरह एक क्षेत्रीय संगठन, ठीक है। तो एक राजनीतिक एवं आर्थिक जो मंच है, और कितने देशों का, यूरोप के 28 देशों का। मतलब आज अगर हम देखें तो टोटल इसके 28 देश हैं। हालांकि इसके एक देश, आपको पता है कि ब्रिटेन, इससे हटने की अभी प्रोसेस उसकी जारी है। लगभग ये मान लीजिए अंतिम प्रक्रिया में है, काफ़ी टाइम से प्रक्रिया चल रही थी। तो ब्रिटेन इससे अलग हो रहा है यूरोपीय संघ से। तो अब खैर इसके सदस्यों की संख्या 27 ही रह जाएगी, लेकिन 28 ही है अभी तो। कम से कम हो सकता है जब तक आपकी एग्ज़ाम हो 27 भी हो जाए। तो आप करंट जो न्यूज़ से अपडेट रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रिटेन सहित 28 देश की हम बात कर रहे हैं। तो यूरोपीय संघ तो एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, ठीक है। राजनीतिक और आर्थिक एकरूपता हेतु इस जो संगठन का निर्माण किया गया। अब अगर हम इसके अभ्युदय की बात करें, जैसे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक दिन में इसके गठन नहीं हुआ विद्यार्थियों। पूरी जो इसकी विकास यात्रा है, पूरी जो हिस्ट्री है, वो तो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। लेकिन यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो अभ्युदय हुआ है, मतलब जहाँ से वास्तव में एक यूरोपीय संघ की, जिसको आप कह सकते हैं, नींव रखी गई। हालांकि औपचारिक, क्योंकि इसके कई स्टेप हैं। तो इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप जो है, वो एक रोम संधि हुई थी 1957 में, 1957 में। और उसमें एक यूरोपीय आर्थिक परिषद की स्थापना हुई थी। ये बड़ी महत्वपूर्ण, आप ध्यान रखेंगे।
यूरोपीय आर्थिक परिषद, ठीक है, ये 1957 में रोम संधि जब हुई थी, तब इसकी ये संधि यूरोपीय आर्थिक परिषद की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये रोम संधि के तहत। तो उसमें फिर जो यूरोप के 6 देश थे, ठीक है, जो आप 6 देशों के नाम देख पा रहे हैं कि बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, इटली और पश्चिमी जर्मनी। ये जो 6 देश हैं, इन देशों की भागीदारी में यूरोपीय आर्थिक परिषद का गठन हुआ, और इन जो 6 देशों की भागीदारी से इस रोम संधि जो कि 1957 में हुई, इससे यूरोपीय संघ का अभ्युदय माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं ये जो 6 संस्थापक देश है, मतलब यहाँ से इसकी जो यूरोपीय संघ की स्थापना होना शुरू हुई, ठीक है, आप कह सकते हैं वहाँ से इसकी नींव रखी गई। तो ये जब इसकी स्थापना हुई, यद्यपि अलग नाम से हुई, यूरोपीय आर्थिक परिषद के नाम से, उस समय यूरोपीय संघ जैसा कोई नाम नहीं था, लेकिन यूरोपीय आर्थिक परिषद के नाम से वो थी। तो 6 देश इसके स्टार्टिंग के जो अभी हमने देखे, तो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज वो सदस्यों की संख्या 28 हो चुकी है। जैसा कि मैंने कहा कि एक अगर ब्रिटेन अब इससे अलग होने की प्रक्रिया में है, तो 27 फिर रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद की अगर हम देखें, देखिए वैसे तो स्टेप बहुत सारे हैं, बहुत छोटी छोटी घटनाएं, लेकिन हम मोटी मोटी जो बातें हैं वो हम देख पा रहे हैं, और पृष्ठभूमि हम देख रहे हैं। एक आज जिस यूरोपीय संघ को हम जानते हैं, जैसे कि मैंने कहा 1957 में यूरोपीय आर्थिक परिषद के नाम से इसकी स्थापना हुई, 6 अभ्युदय जो 6 देशों के माध्यम से। लेकिन आज जो हम यूरोपीय संघ की बात करते हैं, आज का जो यूरोपीय संघ में दिख रहा है, इसकी जो नींव रखी गई, वो रखी गई थी मास्ट्रिक्ट संधि 1993 में। बहुत महत्वपूर्ण ये संधि है, ट्रीटी है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। मास्ट्रिक्ट संधि ये 1993 में, ठीक है, 1993 में। और इसके द्वारा ही इसका जो आधुनिक वैधानिक स्वरूप है, मतलब वो जिसको आज जिस यूरोपीय संघ को हम जानते हैं, उसका वो वैधानिक स्वरूप ये 1993 मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा इस आधुनिक स्वरूप की नींव रखी गई, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2007 में एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, लिस्बन समझौता, लिस्बन संधि हुई थी, ठीक है। उस संधि में जो तय हुआ, उसके माध्यम से, उस समझौते के माध्यम से फिर इसमें काफ़ी एक व्यापक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो कि 2009 से फिर वो शुरू हुई थी, ठीक है। तो वो सुधारों की लिस्बन संधि में वो चीज़ तय की गई थी, ठीक है। तो ये कुछ जो बेसिक जो पृष्ठभूमि है विद्यार्थियों यूरोपीय संघ की, हालांकि डिटेल से अभी हम जानेंगे, लेकिन ये एक बेसिक, कई बार यह एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों यूरोपीय संघ का जो इतिहास, ठीक है, जो बेसिक हिस्ट्री, वो क्या है। विद्यार्थियों ये देख पा रहे हैं 2 स्लाइड के माध्यम से, एक तो ये स्लाइड आप जो देख पा रहे हैं, एक नेक्स्ट स्लाइड, इन 2 स्लाइड के माध्यम से हम यूरोपीय संघ का पूरा जो इतिहास है, पूरा जो बैकग्राउंड है, वो हम जानेंगे। इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि यूरोपीय संघ की स्थापना को लेकर, उसके गठन को लेकर कौन कौन से महत्वपूर्ण स्टेप, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों की, एक एक जो स्टेप को लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि 1951, ठीक है, ये हुई थी पेरिस संधि। देखिए अभी हमने पिछले जो स्लाइड में देखा था, तो वहाँ से तो अभ्युदय माना जाता है, जो औपचारिक जो नींव, मतलब एक 6 देशों के द्वारा जो रखी गई, ठीक है। लेकिन यहाँ विद्यार्थियों पूरी जो हिस्ट्री है वो हम देख रहे हैं, तो इसकी जो एक जो शुरुआत है, आप ये कह सकते हैं कि 1951 में ये पेरिस संधि हुई थी। तो इस पेरिस संधि के द्वारा ये जो 6 देश, उन्होंने एक कोयला एवं इस्पात जो संगठन है, उसका जो गठन किया, ठीक है, कोयला एवं इस्पात समुदाय का गठन किया गया, और वो उन्हीं 6 देशों के द्वारा 1951, वो 1957 में रोम संधि थी, लेकिन ये 1951 की है, ये आपको ये ध्यान रखना है, पेरिस संधि।
तो यहाँ से यूरोपियन कोयला एवं इस्पात जो समुदाय है उसकी स्थापना होती है 6 देशों के द्वारा, ठीक है। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इटली, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी, इन 6 देशों के द्वारा। तो ये इसका जो एक इतिहास की जो शुरुआत में ये जो गठन हुआ, उसके बाद जैसा कि अभी हमने बात करी थी, बहुत महत्वपूर्ण संधि थी 1957 में, रोम संधि। और यहाँ यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी, ठीक है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। और इसके साथ साथ यूरोपीय परमाणु ऊर्जा संगठन की भी स्थापना यहाँ से हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद विद्यार्थियों, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं 1967 में, ठीक है, जो पूर्व की जो संधियां थी उनको मिलाकर एक यूरोपियन समुदाय बनाया गया। नेक्स्ट एक बहुत महत्वपूर्ण संधि होती है, अगर जो नेक्स्ट स्टेप आता है 1985 में, ये सांगिन संधि, संजियन संधि भी इसको बोलते हैं। इसके द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप यहाँ यूरोपीय जो संगठन है इसमें लिया गया कि बिना पासपोर्ट के जो इस संगठन में शामिल देश थे उनको बिना पासपोर्ट के आवाजाही, ठीक है, पूरे यूरोप में। तो जो जो भी देश इसमें शामिल थे उनमें एक आपसी जो बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के जो भ्रमण है यूरोप के नागरिकों को, उनको वो छूट दी गई, ठीक है। हालांकि इसको जो इम्प्लीमेंट है वो 1995 में किया गया। 85 में संजियन संधि के माध्यम से ये इसकी घोषणा हो गई थी, लेकिन 1995 में जाके ये चीज़ लागू हुई, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख पा रहे हैं कि 1986 में यूरोपीय संघ का जो झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो ध्वज तय हुआ, वो लागू हुआ, ठीक है, वो अस्तित्व में आ गया। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण संधि जिसकी बात अभी हमने की थी 1993 में, 1993 की जो मास्ट्रिड संधि। तो अब यहाँ पर यूरोपियन जो समुदाय जो चल रहा था उसका नाम बदलकर, मतलब जिसको हम बात करते हैं आधुनिक जो यूरोपीय संघ है, वो उसकी शुरुआत हो गई थी, मतलब यहाँ उसकी स्थापना हुई थी। अगर हम कहें मतलब यूरोपियन, आप इसको यूँ कह सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यूरोपियन समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया, क्योंकि यूरोपियन समुदाय तो बना ही दिया था 1967 में पूर्व की संधियों को करने के बाद। लेकिन अब यहाँ पर जो आधुनिक जो उसको स्वरूप दिया गया, अब उसको नाम यूरोपियन संघ कर दिया गया, ठीक है। यहाँ मास्ट्रिड जो संधि 1993 की हुई थी, इसमें एक ये भी घोषणा की गई थी कि जो एक यूरोपियन संघ की अपनी एक समान मुद्रा भी होगी, ठीक है, कि जिससे कि वो उसी मुद्रा को अपनाएंगे। हालांकि उसकी जो घोषणा जो हुई थी तो वास्तव में ये जो लागू है वो 2001 में हुई थी, ठीक है ना। जो मुद्रा है यूरो, उसको लागू 2001 में किया गया था। नेक्स्ट, और इसका जो इतिहास है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट ये स्लाइड में विद्यार्थियों, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूरोपियन जो संघ के देशों के लिए यूरो जो मुद्रा है उसकी अपने बात करी कि 1993 की जो मास्ट्रिड संधि थी वहाँ इसकी घोषणा हुई कि एक यूरो मुद्रा की शुरुआत की जाएगी यूरोपियन संघ के देशों के लिए। तो हालांकि उसकी जो पूरी जो औपचारिक शुरुआत है वास्तविकता में जो पूरी रूप से इम्प्लीमेंटेशन हो 2001 में हुआ था, लेकिन 1999 में कुछ देशों ने इसको यूरो मुद्रा को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन कुछ देश, कितने, 12 देशों ने, ठीक है। तो 1999 में नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं कि 1 जनवरी 2002 से संघ के जो
उस समय क्योंकि 15 देश थे, लेकिन उस समय के हिसाब से वो 15 देशों में से 12 देशों ने यूरो जो मुद्रा है उसको अपना लिया था, मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर लिया था अपने यहाँ, 15 में से 12। अगर हम वर्तमान के विद्यार्थियों बात करें तो 19 देशों में, जो 28 देश हैं उनमें 19 देशों में यूरो मुद्रा को अपना लिया है। अगर ब्रिटेन यहाँ से हट जाएगा, 27 अगर वो हो जाएगी संख्या यूरोपियन संघ के देशों की, तो फिर ये 18 रह जाएगी यूरो मुद्रा अपनाने वालों को। ठीक है, नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं कि एमस्टरडम संधि ये हुई थी 1997 में। क्योंकि देखिए विद्यार्थियों, ये संधियाँ जो है ना, ये आपको ज़रूर याद रखनी है। कई बार सम्मिलित करवा ली जाती है, कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, यहाँ भी आपसे पूछी जा सकती है कि यूरोपियन संघ के जो, इसलिए हो सकता है आपसे पूरा जो पृष्ठभूमि वो नहीं पूछे, लेकिन यहाँ एक एक जो लाइन आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखें। यूरोपीय जो सॉरी जो रोम संधि कब हुई, पेरिस संधि कब हुई, ठीक है ना, मास्ट्रिक्ट संधि, ये सब क्वेश्चन मतलब आने वाले हैं परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है। तो 1997 में एमस्टरडम संधि जो हुई थी, ठीक है, और उसके बाद उसके अलावा एक 2001 में नाइस संधि भी हुई थी। तो इन दोनों संधियों के द्वारा जो यूरोपियन संघ के अधिकार क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन किया गया था। ठीक है, एक जो संधि है लिस्बन, जिसकी बात हमने पिछले स्लाइड में भी की थी, तो लिस्बन संधि 2007 में हुई थी हालांकि ये, लेकिन इम्प्लीमेंट 2009 में ये हुई है, 2009 से ये लागू है। विद्यार्थियों, लिस्बन संधि की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे संधि के द्वारा इसको जो यूरोपियन संघ को एक वैधानिक स्वरूप दिया गया। मतलब वैधानिक स्वरूप, एक इसका अपना एक संविधान और पूरे जो संविधान के आधार पर इसका जो पूरा संचालन, तो वैधानिक इसको जो स्वरूप है वो लिस्बन संधि के द्वारा दिया गया। ठीक है, अगर हम जो यूरोपियन संघ के टोटल देशों की संख्या, जैसा कि आपको बताया मैंने, 28 हो गई। रोमानिया और बल्गारिया 2007 में, ठीक है, और 2013 में क्यूरेशिया, इसके शामिल होने के बाद कुल जो सदस्य संख्या है वो इसकी रह गई, मतलब हुई 28। ठीक है, और अब वर्तमान में जो कि जैसे कि मैंने कहा ब्रिटेन इससे अलग होने जा रहा है, पूरी प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में चल रही है, तो 27 देश इसके फिर रह जाएंगे जिस दिन फाइनली ब्रिटेन यूरोपीय संघ से हट जाएगा तब। ठीक है, तो ये मैंने इसमें विद्यार्थियों यहाँ दिया भी है कि 2016 में जनमत संग्रह जो हुआ था ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन के जो लोगों ने उस जनमत संग्रह में अपने आप को यूरोपियन संघ से अलग जो करने का फैसला किया। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसकी सदस्य संख्या 27 रह जाएगी। तो ये बात भी मैंने यहाँ पर दे दी है, अगर रह जाती है तो आप इसको बता सकते हैं भाई 27 रह गई है। तो ये करंट जो न्यूज़ आप पढ़ते हैं उससे आपको पता लग जाएगा। तो ये विद्यार्थियों यूरोपियन संघ का एक जो बेसिक जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो आपको हमने बताई। देखिए बहुत डिटेल में भी विद्यार्थियों हम चर्चा कर सकते थे, हालांकि आपको ये हो सकता है ये भी डिटेल लग रहा हो, लेकिन ये तो मैंने बहुत शॉर्ट किया है इसको। ठीक है, लेकिन हाँ ये मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों कि काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट ये बताने का प्रयास इसमें किया है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है। ये जो इसमें सारी संधियों का जो मैंने जिक्र किया है, जो पॉइंट, एक एक पॉइंट का अपना महत्व है, तो आप इसको सही तरीके से अच्छे से इनको याद कर ले तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ये होगा। तो विद्यार्थियों, आज हमने यूरोपीय संघ की जो पूरी पृष्ठभूमि और उसका पूरा इतिहास जाना। तो आशा है पूरा जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी लाभ भी इससे मिलेगा। अब आप कितना लाभ उठाते हैं ये तो आपके ऊपर भी निर्भर करता है, बस आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्वयं भी
लाभ उठाएं और अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को भी इसकी सूचना दें, साझा करें उनको वीडियो, और अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहें। तो नेक्स्ट जो वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।